हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 सोशल साइंस हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और न्यू किंगडम्स कौन कौन से नए नए किंगडम्स बने थे, मतलब राजाओं के राज्य और उनके नए नए राजा। तो चलो आओ जल्दी से हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं ताकि पूरा का पूरा हमारा रिविजन हो जाए और एग्ज़ाम में हमें कोई तकलीफ ना हो। तो सबसे पहले है बच्चों मैच द फॉलोइंग। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर्स एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे गुर्जरास और प्रतिहारास जो होते हैं ये गुजरात एंड राजस्थान के किंगडम्स हैं बच्चों। फिर राष्ट्रकूटास जो है वो वेस्टर्न डेक्कन, यहाँ के ये जो है किंग्स हैं, मतलब ये डायनेस्टीज़ हैं उनकी, मतलब जातियां हैं, डायनेस्टीज़ हैं। अब पलास जो हैं वो बंगाल के हैं और चोलास जो हैं वो तमिलनाडु के हैं, साउथ इंडियन किंगडम है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, हु वर्स द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रिपार्टीट स्ट्रगल। तो ट्राईपार्टीट स्ट्रगल में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी? द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्राईपार्टीट स्ट्रगल वर गुर्जर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पल्ला डायनेस्टीज। तो ये याद रखना है कि ट्रिपार्टीट जो स्ट्रगल हुई थी उसमें 3 डायनेस्टीज इन्वॉल्व थी। अब देखो व्हाट वर द क्वालिफिकेशंस नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कमिटी द सभा ऑफ चोला एम्पायर। तो बच्चों किसी को भी चोला एम्पायर के अंदर मेंबर ऑफ कमिटी बनना होता था तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है? तो देखते हैं। The working of Sabha according to Uttara Merur inscription is given below. All those who wish to become members of Sabha should be owners of the land from which land revenue is collected. तो जो भी वहाँ पे मेंबर बनना चाहता है उसको उसके पास में लैंड होना चाहिए और उस लैंड पे से रेवेन्यू कलेक्ट होना चाहिए, मतलब टैक्स कलेक्ट होना चाहिए। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके खुद के घर होने चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, और वो 35 से 70 ईयर्स की एज के बीच में होने चाहिए, मतलब मेच्योर लोग होने चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास, और उनको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट इन ऑल डीलिंग्स, और वो हमेशा बहुत ही अच्छी से अच्छी बातचीत करने वाले अच्छे समझदार लोग होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए हर एक डीलिंग में। If anyone has been a member of any committee in last 3 years, he cannot become a member of any other committee. तो ये कितना अच्छा सोचो, एडमिनिस्ट्रेशन उस समय में होता था बच्चों एंशियंट टाइम्स में कि अगर कोई मेंबर रह चुका हो कि लास्ट 3 इयर्स के अंदर तो फिर वो दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है। तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट होती थी। फिर देखो एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एज वेल एज दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। तो उस समय पे इतनी ऑनेस्टी थी कि जो भी इंसान इलेक्शन लड़ता था उसके सारे अकाउंट, उसके पास क्या क्या पैसे हैं क्या नहीं है, उसके रिलेटिव्स के पास क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उसको बतानी पड़ती थी। व्हाट वेयर द 2 मेजर सिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ चाहमानास। तो जो चाहमानास थे उनके अंडर में कौन सी 2 मेजर सिटीज़ अंडर कंट्रोल थी? तो दिल्ली एंड अजमेर, ये 2 बड़ी बड़ी सिटीज़ चाहमानास की कंट्रोल में थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द राष्ट्रकूटास बिकेम पावरफुल। हाउ डिड द राष्ट्रकूटास बिकेम पावरफुल। तो राष्ट्रकूटा कैसे पावरफुल बने थे बच्चों? तो राष्ट्रकूटास वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्या ऑफ कर्नाटका। तो राष्ट्रकूटास जो थे वो सबॉर्डिनेट थे, चालुक्यास जो डायनेस्टी थी कर्नाटका की उसको हेल्प करते थे। इन द मिड 8th सेंचुरी डांटी डुंगरा अ राष्ट्रकूटा चीफ ओवर थ्रू हिज चालुक्यन ओवरलॉर्ड। तो जो मिड 18th सेंचुरी में डांटी दुर्गा में एक राष्ट्रकूटा चीफ जो था, जो चालुक्य डायनेस्टी का जो भी वर्क था उसने हटा दिया, उसने बोल दिया कि अब हम ये काम नहीं करेंगे। ही परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्य गर्भा विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, और उसने एक रीति रिवाज जो भी पूजा पाठ करनी होती है हिरण्य गर्भा नाम की, वो की ब्राह्मणों की मदद से। दिस रिचुअल वॉज देन कंसिडर्ड टू लीड द रीबर्थ ऑफ सेक्रीफाइजर एज क्षत्रिय इवन इफ ही वॉज नॉट क्षत्रिय बाय बर्थ। और इस रीति रिवाज के बाद में ये मान लिया गया कोई भी इंसान हिरण्यगर्भा करेगा तो वो जैसे कि क्षत्रिय कहलाएगा, भले ही वो बर्थ से क्षत्रिय ना हो। तो इस तरीके से राष्ट्रकूटास जो थे वो पावरफुल बन गए थे चालुक्य डायनेस्टी के ओवरलोड को छोड़कर। व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस। तो बच्चों नई नई जो डायनेस्टीज उस समय पे आई थी वो क्या करती थी ताकि लोग उन्हें अपना लें, उनको एक्सेप्टेंस मिल जाए। तो द न्यू डायनेस्टीज गेन पावर एंड वेल्थ। तो जो न्यू डायनेस्टीज थी उनको पावर और वेल्थ मिले। Thereafter they declared themselves to be Mahasamantas and Mahamandaleshwara.
Many of such kings adopted high sounding titles like Maharaja, Adhiraja or Tribhuvana Chakravartin. They also deputed learned Brahmins to depict them as violent, victorious warriors. तो बच्चों आपने सुना होगा चक्रवर्ती, अशोका, महाराजा, तो इस तरीके के वो टाइटल खुद को दे देते थे ताकि लोग ये मान ले कि ये बहुत बड़े राजा हैं, महाराजा हैं, आदिराज हैं। और इस तरीके की फिर वो ब्राह्मण को बोलते थे कि आप हम लोगों को हमको ये बताओ, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाओ कि हम बहुत महान हैं, हमने बहुत सारे युद्ध जीते हैं, हम विक्टोरियस हैं, हम वायलेंट हैं और हमारी तारीफ करो। देयर एक्टिविटीज़ वर रिकॉर्डेड इन प्रशस्ति, और प्रशस्ति यानी संस्कृत की एक लैंग्वेज, इसके अंदर आप लोगों के सामने इस संस्कृत लैंग्वेज में हमारी तारीफ करो, हमारी प्रशंसा करो। They tried to demonstrate their power and resources by building large temples. और इन लोगों ने फिर क्या किया, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए ताकि लोगों को इनका पावर दिख सके, इनके पास कितना पैसा है ये दिख सके। What kind of irrigation works were developed in तमिलनाडु, तो किस तरीके के इरिगेशन यानी खेती के काम तमिलनाडु में उस समय पे हो रहे थे। Large scale cultivation was developed in Tamil Nadu and in many cases artificial irrigation became necessary, क्योंकि वहाँ पे पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो वेल यानी कुएं खोदे गए, वेल वर डग, ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया गया। कैनल्स वर कंस्ट्रक्टेड, तो छोटे छोटे कैनल्स बनाए गए। All this work required planning, organizing labor and resources. Decisions were taken collectively on the usage of water. New rulers and people took an active interest in these activities. तो बहुत सारा प्लानिंग रिक्वायर होता है बच्चों, किसी भी चीज़ को आज वेल खोदना है, नहीं खोदना है, सर्वे करना पड़ता है, हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। अगर टैंक्स बनवाने तो लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। डिसीजंस जो होते थे, पानी को कैसे यूज़ किया जाए, ये कलेक्टिवली सब लोग मिल के लेते थे। न्यू रूलर्स एंड पीपल टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़, सब लोग बहुत ही इंटरेस्ट से, चाव से ही सारे काम करते थे। अब देखो व्हाट वर द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद चोला टेम्पल, तो चोला टेम्पल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी। तो स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स ऑफ द चोलाज, तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स यानी ब्रॉन्ज से बनी हुई मूर्तियाँ और बहुत ही खूबसूरत टेम्पल्स चोला डायनेस्टी के समय पे देखने को मिलते थे। तो देखो राजा एंड राजेंद्र बिल्ड बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गायकोंडा चोलापुरम। दे आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर मार्वल्स, तो मतलब इतने खूबसूरत, आप देखो अगर आर्किटेक्चर यानी कितने खूबसूरती से ये बने थे और कितनी अच्छी अच्छी इनके अंदर मूर्ति थी। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द सेंटर ऑफ सेटलमेंट्स अराउंड देम, और लोग चोला टेम्पल के आसपास आकर रहने लग जाते थे, क्योंकि लोग जो भी पिलग्रिमेज, जो भी वहाँ पे यात्रा पे आता था, तो लोकल लोगों को वहाँ पे फिर काम मिल जाता था। These were centers of craft production, और जो भी लोग यहाँ आते थे, चीज़ें खरीद के ले जाते थे, तो ये सारे जो टेम्पल्स होते थे ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस हो गए थे। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोव्ड विथ लैंड बाय बोथ रूलर्स एंड अदर्स, तो बहुत सारे लोग जो थे वो मंदिर बनाने के लिए ज़मीन को दान में दे देते थे। द प्रोड्यूसर ऑफ दिस लैंड वेंट टू मेंटेन ऑल द स्पेशलिटीज़ हु वर्कड एट द टेम्पल एंड वेरी ऑफन लिव्ड नियर इट, और जो लैंड इस मंदिर की ज़मीन पे जो भी रहता था वो सारे मतलब मंदिर की ज़मीन को बहुत अच्छे से मेंटेन करते थे और वहाँ पे अच्छे से काम करते थे। दे इंक्लूडेड प्रिस्ट, गार्लैंड मेकर्स, कुक, स्वीपर्स, म्यूजिशियन, डांसर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे पुजारी, जो माला बनाने वाले, खाना बनाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, म्यूजिशियंस, डांसर्स, सब लोग यहाँ पर रहते थे। In other words, temples were not only places of worship but also the hub of economic, social and cultural life. तो बच्चों आज आपने देखा होगा अंबाजी हो, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी हो, तो जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ पे आसपास खूब सारे लोग वहाँ पे सामान बेचते हैं, वहाँ पे आसपास में होटल्स होती हैं, ऑटो वालों को ग्राहक मिलते हैं बिठाने के लिए। तो सिर्फ मंदिर पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ से खूब सारे पैसे भी कमाए जाते हैं और सामाजिक कल्चरल व्यवहार भी होता है, लोग अपने कल्चर को स्प्रेड करते हैं। अमॉन्ग्स द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद टेम्पल्स द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बच्चों और बहुत सारे क्राफ्ट्स को तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे ब्रॉन्ज से बनी हुई जो मूर्तियाँ होती थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। चोला ब्रॉन्ज इमेज आर अमॉन्ग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में चोलास की जो ब्रॉन्ज इमेज होती थी वो बहुत ही फाइनेस्ट, सबसे खूबसूरत होती थी। मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डाइटीज, समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज ऑल्सो।
बहुत सारी इमेजेस जो थी वो भगवान की होती थी, कभी कभी डिवोटीज यानी भक्तों की इमेजेस भी होती थी। अब देखो, लुक एट मैप 1 वंस मोर एंड फाइंड आउट वेदर देयर आर एनी किंगडम्स इन द स्टेट इन विच यू लिव। तो बच्चों ये आपको खुद करना है कि आप जिस भी जगह रहते हो वहाँ पे कोई किंगडम था क्या। फिर देखो, कॉन्ट्रास्ट द इलेक्शंस इन उत्तरा मेरूर विथ प्रेजेंट डे पंचायत इलेक्शन। तो बच्चा उत्तरा मेरूर में किस तरीके से पहले के समय में इलेक्शन होते थे और आज के समय में पंचायत के इलेक्शन कैसे होते हैं, इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस बताना है। तो द सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन उत्तरा मेरूर वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्रेजेंट डे panchayat elections. In the Uttara Merur election, the names of the persons eligible to the members of the committees were written on small tickets of palm leaves. तो बच्चों, जो भी उत्तरा मेरूर में पहले के समय में इलेक्शन लड़ते थे उनके नाम, उन कैंडिडेट्स के नाम पाल्म लीव्स पे लिख दिए जाते थे। द टिकट्स वर पुट इनटू एन अर्थनवेयर पॉट, और एक मटके के अंदर, एक मिट्टी से बने बर्तन के अंदर उस पत्तों को रख दिया जाता था। Thereafter, a young boy was asked to take out the tickets, और इसके बाद कोई भी छोटे बच्चे से कहा जाता था कि तुम टिकट को उठाओ, 1 by 1 for each committee. But the present day पंचायत members are elected through a general election. तो पहले के समय में तो छोटा बच्चा टिकट उठाता था एक के बाद एक, लेकिन आज के समय में तो जनरल इलेक्शन होते हैं। The names of the total members are printed on a symbol allotted to them ऑन अ पेपर कॉल्ड बैलेट पेपर। तो बच्चों, आज आपको पता है जैसे बीजेपी का सिंबल है कमल, और कांग्रेस का सिंबल है हाथ, आम आदमी पार्टी का सिंबल है झाड़ू, मायावती की पार्टी का सिंबल है हाथी। तो इस तरीके से अलग अलग सिंबल्स जो होते हैं आज के समय में वो बैलेट पेपर के ऊपर छपे होते हैं। द वोटर पुट अ स्टैम्प ओवर देयर चॉइस, और वोटर क्या करता है, अपना स्टैम्प उसको जो सिंबल पसंद होता है उसके ऊपर लगा देता है, और वोट को उसको फिर वोट पेटी में डाल देता है, वोट बॉक्स में डाल देता है। जब ये वोट्स काउंट होते हैं तो विनर का नेम डिक्लेयर किया जाता है बाय रिटर्निंग ऑफिसर, जो भी उस समय वहाँ के ऑफिसर होते हैं। एवरी प्रोसीजर इज ऑर्गेनाइज बाय अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो हर एक प्रोसीजर जो होता है वो गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब देखो, कंपेयर द टेम्पल शोन इन दिस चैप्टर। आपके घर के आसपास जो भी टेम्पल है और इस चैप्टर के अंदर जो टेम्पल है उसको कंपेयर करो, तो ये आप खुद कर लेना। Find out more about taxes that are collected at present. These are these in cash, kind और लेबर सर्विस। तो बच्चों, टैक्सेस कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, तो लैंड टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इतने सारे टैक्स है। वेल्थ वैट टैक्स, सर्विस टैक्स, एजुकेशन टैक्स, वाटर टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स भी आप भरते हैं जब आप मूवी देखने जाते हैं या कहीं पे होटल में खाना जाते हैं तो वो सर्विस टैक्स होता है। तो इतने सारे टैक्स हम भरते हैं। अब देखो, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर देखते हैं। Who was दांती दुर्गा? तो दांती दुर्गा was a राष्ट्रकूटा chief who turned out to be क्षत्रिय after performing a ritual known as हिरण्यगर्भा। तो दांती दुर्गा ने क्या किया था, जो वो चीफ थे और उन्होंने राष्ट्रकूटा के, और उन्होंने राष्ट्रकूटा की जॉब को छोड़ दिया था और एक रिचुअल यानी एक रिवाज, एक पूजा करवाई थी हिरण्यगर्भा नाम की, और वो क्षत्रिय बन गए थे। What was called rent? तो रेंट का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स वर कॉल्ड रेंट। तो जो भी रिसोर्सेज प्रोड्यूस होते थे उनको रेंट कहा जाता था। हु पेड रेवेन्यू? रेवेन्यू कौन पे करता था? रेवेन्यू मतलब टैक्स। तो द ट्रेडर्स पेड रेवेन्यू, तो टैक्स जो थे वो मर्चेंट्स या ट्रेडर्स पे करते थे। What were प्रशस्तीज? तो प्रशस्ति क्या होते थे? प्रशस्ति were the details depicting the rule and personality of the ruler। तो प्रशस्ति मतलब तारीफ है, जो भी रूलर होता था उसके बारे में जो भी अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती थी वो उसको हम प्रशस्ति कहते हैं। Who were the writers of प्रशस्तीज? The learned Brahmins were the writers of the प्रशस्ति। तो जो पढ़े लिखे ब्राह्मण, महान ब्राह्मण होते थे उनको प्रशस्ति लिखने को कहा जाता था। Who was कल्हाना? कल्हाना वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोएट फ्रॉम कश्मीर। तो अब देखो बात करते हैं, व्हाट वॉज ट्राइपेटेड स्ट्रगल? तो ये क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। द ट्राइपेटेड स्ट्रगल वॉज अ लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द रूलर्स ऑफ गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टीज फॉर कंट्रोल ओवर कनौज। तो कनौज को अपने अंडर कंट्रोल करने के लिए, जीतने के लिए इन 3 डायनेस्टीज के बीच में स्ट्रगल चल रही थी, और इसी तीनों डायनेस्टीज के बीच की स्ट्रगल को ट्रीपार्टीट स्ट्रगल कहते हैं। Who wrote किताब अल हिंद? तो अ ग्रेट अरब पोएट अल बुरानी रोट किताब अल हिंद, इन्होंने ये किताब लिखी थी। Who was पृथ्वीराज?
इन तो पृथ्वी राजा 3 जो थे वॉज अ फेमस चौहान रूलर ऑफ दिल्ली एंड सराउंडिंग रीजन्स ड्यूरिंग 1168 to 1192. Who destroyed the temple of Somnath? तो सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, अ रूलर ऑफ अफगानिस्तान, डिस्ट्रॉयड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ, और साथ में सोमनाथ की कीमती चीजें भी वो ले गया था. Why are the temples of Tanjavur and Gaikonda Cholapuram famous for? तो these temples are famous for their architectural and sculpture marbles. तो ये इतने खूबसूरत है, इनके architectural और sculpture work के लिए famous है. What was called as Ur? तो the settlements of peasants were called as Ur. तो जो settlements यानी जो लोग peasants मजदूर रहते थे उनकी जहाँ वो रहते थे उनको उर कहा जाता था. What were called Nadu? The larger units of groups of Ur were called Nadu. तो जो settlements होते थे peasants के बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते थे तो उनको नादू कहा जाता था. What was known as ब्रह्मादिया? तो द लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण वॉज कॉल्ड एज ब्रह्मादेया. तो जो लैंड यानी ज़मीन ब्राह्मण्स को गिफ्ट की जाती थी उन्हें ब्रह्मादेया कहा जाता था. डिफाइन नागराम्स. तो नागराम्स वर एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स. तो जो ट्रेडर्स के एसोसिएशंस ग्रुप्स होते थे उन्हें नागराम्स कहा जाता था. व्हाट वॉज सभा? एन असेंबली ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स दैट लुक्ड आफ्टर ब्रह्मदया वॉज कॉल्ड सभा. तो ब्रह्मदया यानी ब्राह्मणों को जो भी लैंड मिलता था उससे रिलेटेड जो भी असेंबली होती थी उसको हम सभा कहते थे. अब देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस आउट द इमर्जेंस ऑफ न्यू क्लास ऑफ रूलर्स. तो बच्चों ये जो रूलर्स हैं ये किस तरीके से नए नए क्लास के रूलर्स आए, मतलब नई नई जातियाँ आई. तो देखो ड्यूरिंग द 7th century अ न्यू क्लास ऑफ रूलर्स एमर्ज्ड. दे वर द सबऑर्डिनेट्स और सामंताज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर्स. बड़े बड़े वॉरियर्स के साथ में जो काम करते थे या बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के साथ में जो काम करते थे वही सब फिर आकर राजा बन गए, सामंता या फिर वो सबऑर्डिनेट कहलाते थे. लेटर दे देमसेल्व्स गेन्ड पावर एंड वेल्थ. और बाद में इनके पास में पावर आ गई, इनके पास में पैसे आ गए और इन्होंने खुद को सामंता मंडलेश्वरा द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रीजन ये घोषित कर दिया. हु वॉज दांती दुर्गा? हाउ डिड ही बिकेम अ क्षत्रिय? तो दांती दुर्गा वॉज अ राष्ट्रकूता चीफ इन डेक्कन. ये राष्ट्रकूताओं का चीफ था डेक्कन में. इनिशियली राष्ट्रकूताज वर सबऑर्डिनेट टू चालुक्याज ऑफ कर्नाटका. इनिशियली राष्ट्रकूता चालुक्य डायनेस्टी के लिए काम करते थे. दांती दुर्गा इन द मिड 8th century ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल नोन एज हिरण्यगर्भा. तो दांती दुर्गा ने क्या किया, उसने जो भी चालुक्य डायनेस्टी का काम था वो सब छोड़ दिया, उसने मना कर दिया करने से और उसने एक पूजा करी हिरण्यगर्भा नाम की ब्राह्मण्स की प्रेजेंस में और खुद को क्षत्रिय बना लिया. इट वॉज थॉट टू लीड to the rebirth of sacrificer as a kshatriya even if he was not one by birth. उन्होंने कहा जो भी हिरण्यगर्भा नाम की पूजा करवाएगा वो क्षत्रिय बन जाएगा, चाहे वो भले ही बर्थ से क्षत्रिय ना हो. हाउ वॉज द फाइनेंशियल पोजिशन कंट्रोल्ड इन दीज स्टेट्स? किस तरीके से फाइनेंशियल पोजिशंस को कंट्रोल किया जाता था? दीज स्टेट्स वर क्लोजली एसोसिएटेड विद पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स. द रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पीजेंट्स, कैटल कीपर्स एंड आर्टिसियंस हु वर द प्रोड्यूसर्स. दे वर कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस. तो बच्चों जो भी फाइनेंशियल पोजीशंस होती थी वो ट्रेडर, ब्राह्मण, पीसेंट्स इन सब से, कैटल कीपर इन सब प्रोड्यूसर से रेंट लेकर यानी कि टैक्स लेकर किया जाता था. फाइनेंशियल कंट्रोल. दे वर कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस. जो भी वो लोग प्रोड्यूस करते थे वो पार्ट उनको राजा को देना पड़ता था. द ट्रेडर्स हैड टू पे रेवेन्यू. The functionaries for collecting revenue were generally from influential families or from the close relatives of the king. तो जो भी कलेक्शन किया जाता था या तो ये राजा के रिलेटिव्स होते थे या फिर बहुत ही पावरफुल लोग होते थे. राइट अ नोट ऑन प्रशस्तीज. तो प्रशस्तीज क्या होते हैं? प्रशस्तीज ऑफन रिटन बाय लर्नेड ब्राह्मण्स वर डिटेल्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ किंग. दे मे नॉट बी लिटरली ट्रू. तो प्रशस्तीज हमेशा बिल्कुल सही होंगी ऐसा नहीं होता है. ये लर्नेड ब्राह्मण्स लिखते थे और हमेशा राजा को खुश करने के लिए लिखी जाती थी. तो राजा की बुराई इसमें ज़्यादातर नहीं लिखी जाती थी, इसलिए ज़्यादातर सच नहीं भी हो सकते हैं. दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स. इससे पता चलता है कि राजा अपने आप को कैसा बताना चाहते हैं. वीर योद्धा बताना चाहते हैं, गुस्से वाला बताना चाहते हैं, सॉफ्ट बताना चाहते हैं, एज वायलेंट, विक्टोरियस वॉरियर्स एक्सेट्रा.
ब्राह्मण्स वर रिवॉर्डेड बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड्स विच वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, और ब्राह्मण्स को प्रशस्ति लिखने के लिए खूब सारे मतलब चीज़ें, पैसे दिए जाते थे, रिवॉर्ड दिया जाता था, और जैसे कि उनको कॉपर प्लेट्स पे उनका नाम रिकॉर्ड किया जाता था, ब्राह्मण्स को लैंड दी जाती थी बदले में, प्रशस्ति लिखने के बदले में। अब देखो Who was Kalhana? Why was he famous for? तो Kalhana was a great Sanskrit poet who wrote a song Sanskrit poem depicting the ruler of Kashmir. तो जो कल्हाना थे वो great Sanskrit poet थे जो जम्मू कश्मीर से थे, और उन्होंने कश्मीर की राजा के ऊपर पोएम लिखी थी। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेसेस, अकाउंट्स। तो उसने बहुत सारे सोर्सेज यूज़ किए थे, इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस के जो भी उन्होंने कहा था वो। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम द राइटर्स ऑफ प्रशस्तीज फॉर ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। और ये इसलिए फेमस थे क्योंकि ये प्रशस्ति लिखने वाले ब्राह्मणों की तरह नहीं थे जो सिर्फ अच्छी बातें लिखते थे, इनको जो भी सही बात पता चलती थी ये वही लिखते थे। इसीलिए ये कभी कभी रूलर्स की बुराई भी करते थे अगर उन्होंने कोई भी गलत काम किया था या कोई भी गलत पॉलिसी बनाते थे। वाई वर द टेम्पल्स फर्स्ट टारगेट्स ऑफ द कॉन्करर्स? तो टेम्पल्स, कोई भी कॉन्करर, कोई भी युद्ध लड़ने बाहर से आता था तो सबसे पहले टेम्पल्स ही टारगेट क्यों बनते थे? तो it was the trend to demonstrate power and resources by building large temples. The rulers often invested a lot of in the decoration and maintenance of the temples. तो बच्चों एंशियंट टाइम में ये ना एक तरीके का ट्रेंड चल रहा था कि बड़े बड़े राजा बड़े बड़े महल बनवाते थे, टेम्पल्स बनवाते थे, उसको बहुत सजाते थे, उसके अंदर सोने चांदी लगवाते थे। तो जो भी इन्वेडर आता था या अटैकर आता था बाहर से युद्ध करने, वो इन महलों, इन मंदिरों को तोड़ देता था, उसमें से सारी इंपॉर्टेंट कीमती चीज़ें ले जाता था। So the foreign conquerors made them target first. The most prominent example of it was the temple of Somnath in Gujarat, looted several times by Sultan Muhammad Ghazni, who came from Afghanistan. Much of the wealth he carried away was used to create a splendid capital city of Ghazni. तो बहुत सारी जो भी दान दक्षिणा, पैसे, सोने चांदी, हीरे मोती सोमनाथ टेम्पल में थे, वो सब लूट के मोहम्मद गजनी ले गया अफगानिस्तान। अपनी कैपिटल को उसने गजनी कैपिटल इन्हीं पैसों से बनाया था, ऐसा कहा जाता है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज पृथ्वीराजा 3, हु डिफीटेड हिम? तो पृथ्वीराजा 3 जो थे वो 1168 से 1192 वॉज अ चहमानास, लेटर नोन एज चौहान रूलर। तो ये लेटर ऑन नाम इनका हो गया था चौहान रूलर, ठीक है। चहमानास को बाद में चौहान रूलर्स कहा जाता था, पृथ्वीराज चौहान। He ruled over the regions around Delhi and Ajmer. He defeated Sultan Muhammad Ghori and Afghan conqueror in 1191. अफगान कॉन्करर, तो ये मोहम्मद गौरी जो था अफगान कॉन्करर था जो इंडिया में आया था, उसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। बट ओनली 1 year आफ्टर इन 1192 ही वॉज डिफीटेड बाय घोरी। तो जब ये घोरी वापस आया था तब पृथ्वीराज चौहान को इसने हरा दिया था, क्योंकि तब पृथ्वीराज चौहान बाकी राजाओं को इकट्ठा नहीं कर पाए थे। इट वॉज द एंड ऑफ हिज रूल एंड लाइफ बोथ, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मारे गए थे। अब देखो व्हाट वाज द रोल ऑफ टेम्पल्स ड्यूरिंग चोला किंगडम? तो वही बात है कि टेम्पल्स का क्या काम होता था। तो एक्चुअली में टेम्पल जो होता था वो फाइनेंशियल स्टेटस बताता था, रॉयल्टी बताता था, कौन कितना पावरफुल होता है। तो देखो द चोला रूलर्स लाइक राजराजा एंड राजेंद्र बिल्ट 2 great temples of तंजावुर एंड Ganakonda, Cholapuram, respectively. Temples were the nuclei of settlements during this period. लोग temples के आसपास आकर ही रहते थे. They were the centers of craft production and also controlled the financial aspects related to them. Hence, they were not only the religious center but also the hub of economic, social and cultural life as well. तो यहाँ से खूब पैसे कमाने को मिलते थे और अच्छा कल्चर बांटने का सिस्टम होता था. Describe the irrigation system of Chola kingdom. तो the irrigation system of the Chola ruler was much improved. A variety of methods were applied to it. Many wells dug, huge tanks बनाए गए, कुएं खोदे गए. The king themselves took interest in organizing labor and resources and extensive planning. तो किंग्स को भी बहुत मज़ा आता था लोगों के लिए काम करने में, वो खुद लेबर ढूंढ के देते थे और अच्छी प्लानिंग करवाते थे.
व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ कमिटी मेंबर्स फॉर सभा, तो सभा के लिए क्या इलेक्शन का सिस्टम होता था, तो देखो द सभा एट सेपरेट कमिटीज टू मैनेज द वर्क ऑफ इरिगेशन एंड अदर वर्क्स ऑफ गार्डन टेम्पल्स, द मेंबर्स ऑफ ईच कमिटी वर इलेक्टेड थ्रू अ स्ट्रिक्ट प्रोसेस, नेम्स ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीव्स, और इसके पाम लीव्स पे लिख दिया जाता था, बाद में वो टिकट जो होता था वो एक मटके में या मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता था, और फिर एक छोटे बच्चे से कहा जाता था कि वो 1 बाय 1 इन टिकट्स को उठाकर बाहर निकाले। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, ये थे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप। अब देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो राइट अ नोट ऑन सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, तो इसके बारे में हम लिखते हैं सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी वॉज अ रूलर ऑफ अफगानिस्तान फ्रॉम 1997 टू 1030। ही वॉज एन एम्बिशियस किंग, वो बहुत ही ज़्यादा उसको लालच थी, उसको कुछ बनना था, बहुत ज़्यादा एम्बिशंस थे उसके, एंड सो मेड ऑल एफर्ट्स टू एक्सटेंड हिज कंट्रोल ओवर फार ऑफ रीजन्स, और इसीलिए वो बहुत बड़े बड़े राज्यों को भी जीतना चाहता था, बहुत दूर दूर तक जीतना चाहता था। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, तो इसने सेंट्रल एशिया में, ईरान में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट, हर जगह पर इसने अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट एवरी ईयर ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट टारगेटिंग वेल्दी टेम्पल्स, हर साल ये क्या करता था, सब कॉन्टिनेंट जो भी आसपास के इलाके थे वहाँ पे रेड करता था, वहाँ पे चोरी चकारी करने के लिए आता था, ताकि इसको वेल्दी टेम्पल्स यानी बहुत पैसे वाले टेम्पल्स में से बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाए। द टेम्पल ऑफ सोमनाथ इन गुजरात वॉज द वर्स्ट विक्टिम ऑफ हिज रेड्स, और सोमनाथ के टेम्पल्स पे बार बार ये क्या कर देता था, चढ़ाई कर देता था। मच ऑफ द वेल्थ ही कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट द स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी ऑफ गजनी, और सारा का सारा पैसा इसकी जो कैपिटल थी अफगानिस्तान में गजनी, वहाँ पे उस कैपिटल को सजाने धजाने में लग गया। गजनी वॉज फॉन्ड ऑफ नोइंग मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्कर्ड। ही एंट्रस्टेड अ स्कॉलर नेम्ड अल बुरानी टू राइट ऑन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो ये एक अल बुरानी नाम के एक पर्सन को बहुत ट्रस्ट करता था, और इसने उससे कहा कि सब चीज़ों को वो लिखे अपनी बुक के अंदर, और गजनी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के ऊपर वो राज करे। द अल बुरानी अकाउंट एंड अरेबिया क्वर टाइटल्ड अ किताब एज किताब अल हिंद इज स्टिल एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरियंस, और इस किताब में से हमको ये सारी बातें जानने को मिली थी। अल बुरानी ने किताब लिखी थी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।